प्यारे बच्चों, फिजिक्स बाय लॉर्ड कृष्णा की इस सीरीज में आज हम समझेंगे किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत आते हैं। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समझते हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ ने वैद्युत धारा के संदर्भ में दो नियम प्रस्तुत किए थे, जिन्हें किरचॉफ का प्रथम नियम तथा किरचॉफ का द्वितीय नियम कहा जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे हम संधि नियम कहते हैं, उसके अनुसार किसी संधि पर पहुंचने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो पहले हम नियम को देख लेते हैं। यह हमारे पास पहला नियम है, जिसे हम संधि नियम कहते हैं। किसी संधि, संधि का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा बिंदु जहां पे एक से अधिक धाराएं आ रही हैं या जा रही हैं। मान लो मैंने एक ये बिंदु ले लिया, यहां पर तीन धाराएं, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है और तीसरे को हम कह देते हैं ये इधर की ओर से जा रही है। तो ये जो बिंदु होगा यह हमारा क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा संधि। तो इस नियम के अनुसार किसी संधि पर पहुंचने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय होगा। बीजगणितीय का अर्थ होता है यदि आने वाली धाराओं को धनात्मक ले रहे हैं तो जाने वाली धाराओं को आपको ऋणात्मक लेना पड़ेगा। तो कहते हैं किसी संधि पर पहुंचने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जो फॉर्मूला होता है वो तो समेशन i इज इक्वल टू 0। और इसका अर्थ ये हुआ कि यदि इस धारा को मैं i1 से, इसको i2 से, इस धारा को i3 से रिप्रेजेंट करूं तो इसका अर्थ है कि i1 प्लस i2, और क्योंकि ये वाली धारा बाहर की ओर निकल रही है इसलिए आगे निशान लग जाएगा i3, और इनका योग किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। और इसी को हम कहेंगे समेशन i इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। पहली बात। अब इसको दूसरे रूप में भी दिखा सकते हैं, i1 प्लस i2 इज इक्वल टू i3, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि संधि की तरफ आने वाली धाराएं जो कि i1 प्लस i2 है, ये संधि की तरफ आ रही हैं, यह बराबर होगी संधि से दूर जाने वाली धाराओं की। तो यह हमारा होता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, यानी कि जिसे हम कहते हैं संधि नियम। अब समझते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ को, जिसको, अब इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है कि किरचॉफ का जो पहला नियम होता है संधि नियम, इसको हम KCL लॉ भी कहते हैं, यानी कि किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। और यह इस बात को सिद्ध करता है कि जो हमारा आवेश होता है वो संरक्षित रहता है किसी भी स्थान पर। इसे आवेश संरक्षण का नियम भी सिद्ध होता है। क्या कहा हमने? इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इससे आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम सिद्ध होता है। सिद्ध होता है। कैसे होता है सिद्ध? कि जितनी धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं उतनी ही जा रही हैं। और वास्तव में धारा क्या है? यह होती है आवेशों का प्रवाह। तो जितनी धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं उतनी ही जा रही हैं। इसका अर्थ है संधि पर कोई भी आवेश संचित नहीं होगा, इसीलिए इसको कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। और हमने कहा पहला इसको क्या कहा जाता है? एक इसको KCL से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। तो मुझे लगता है आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ में। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है किसी बंद पाश में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में उपस्थित सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। यदि इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन, इसमें फार्मूला लिखा जाता है समेशन IR इज इक्वल टू होता है समेशन E, जहां I किसी खंड में बहने वाली धारा और R यानी कि संगत प्रतिरोध है, इन दोनों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग बराबर होता है उस बंद पाश में उपस्थित सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इस तरीके से हमने एक सेल ले लिया, ये हमने एक प्रतिरोध ले लिया है। इसी प्रकार से एक दूसरा सेल ले लिया, यहां एक और प्रतिरोध ले लिया, और एक और यहां पर खंड बना रहे हैं, यहां पर हम केवल एक प्रतिरोध ले रहे हैं। इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं। अब हमने इस बात को समझना है कि इनके क्या क्या है। ये मान लेते हैं इस सेल का विद्युत वाहक बल है E1, इस सेल का विद्युत वाहक बल है E2, ये है R1, ये है R2, और ये वाला ले लेते हैं प्रतिरोध R3। अब हम इनके नाम भी दे सकते हैं। ये हमारा बिंदु हो गया A, यह बिंदु हो गया B, यह बिंदु हो गया C, यह बिंदु हो गया D, ये वाला बिंदु हम ले लेते हैं E, ये वाला बिंदु ले लेते हैं F। इतनी बात क्लियर होगी। तो अब किरचॉफ के लॉ को किसी बंद पाश मतलब क्लोज्ड सर्किट में आपने लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? ध्यान दीजिए, यहां लिखते हैं बंद पाश। बंद पाश किस कौन सा बंद पाश? A, B, C, F
ए से, ए बी सी एफ, ए से, इस बंद पाश से लेंगे। जब बंद पाश से लिया जाता है तो मैं किस दिशा में चल रहा हूं, ए से बी की तरफ चल रहा हूं। आपने ध्यान देना है, पहले मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा, फिर बी से सी, फिर सी से एफ, और फिर एफ से ए की तरफ चलूंगा, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले ए से बी की तरफ जा रहा हूं। तो अब आप समझ सकते हैं इसमें धाराएं क्या बहेंगी। यदि धाराओं को भी मैं पहले प्रदर्शित कर लूं तो धाराओं को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ये धारा क्या आ जाएगी, ये होगी I1, ये वाली धारा क्या हो जाएगी I2, यहां पर जो धारा बहेगी वो हो जाएगी I1 प्लस I2, ये बहेगी। यहां से जो धारा जाएगी ये भी होगी I1 प्लस I2, यहां धारा I2 चली जाएगी, यहां धारा I1 जाएगी, और यही धारा I1 होगी। क्योंकि ये जो सेल है, आप जानते हैं सेल में धारा, किसी परिपथ में जो सेल से धारा निकलती है वो धन टर्मिनल से बाहर निकलती है, ऋण टर्मिनल से भीतर जाती है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग हमने यहां पर धाराओं के मान भी शो कर दिए। अब बंद पाश लगाते हैं। सबसे पहले ए से लेके बी की तरफ चलें। हम चल रहे हैं इधर से इधर की तरफ, ए से बी की तरफ। धारा आ रही है विपरीत दिशा में, यानी कि I1 विपरीत दिशा में, तो धारा का मान होगा नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक होगा। तो क्या लिख लेंगे, -1 माइनस I1। और प्रतिरोध क्या है, इस ए से लेके बी के बीच में प्रतिरोध क्या है, R1, तो इसकी गुणा कर देंगे, क्या आ गया R। अब आइए बी से सी की तरफ। यहां धारा तो है लेकिन प्रतिरोध नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। तीसरी चीज, सी से एफ की तरफ आइए। देखिए हम सी से एफ की तरफ जा रहे हैं, तो सी से एफ की तरफ हम इस दिशा में जा रहे हैं, धारा भी इसी दिशा में जा रही है I2, तो धारा का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। और संगत प्रतिरोध क्या हो गया, R2, इसको लिख लेंगे R2। यहां पर क्लियर आ गया हमारे पास। अब ये R2 आ गया। अब इसके बाद सी से लेके हमने एफ कर लिया, अब एफ से ए की तरफ चलिए। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये जो I1 धारा है ये नीचे की दिशा में है, I1 धारा नीचे है, लेकिन कोई प्रतिरोध नहीं है, इसलिए इस खंड को भी छोड़ दें। तो यह हमारा इसका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। समेशन IR का क्या मान होगा इस बंदपाश के लिए, वो हमने आपको यहां पर बता दिया। यह बराबर होगा इस बंदपाश में उपस्थित सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के, यानी कि E का समेशन करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने ध्यान देना। इसमें बहुत अधिक कंफ्यूजन होता है आप सभी को। तो देखेंगे, हमने कहा ए से बी की तरफ चलिए। जब हम ए से बी की तरफ जाएंगे तो हम इस तरीके से चलते हैं, यानी कि धन टर्मिनल से प्रवेश कर रहे हैं, ऋण टर्मिनल पर बाहर निकल रहे हैं। ध्यान रखना, किसी सेल के भीतर धारा ऋण से धन की तरफ चलती है। भीतर, किसी सेल के भीतर धारा ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की तरफ चलती है, जबकि मैं जब चल रहा हूं तो मैं पहले धन से प्रवेश कर रहा हूं और ऋण की तरफ निकल रहा हूं। यानी कि यहां पर सेल का विद्युत वाहक बल जो E1 है वो माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस E1 के बराबर। अब बी से सी में आए, कोई सेल नहीं है। सी से डी एफ की तरफ चले, मैं इस दिशा में चल रहा हूं, तो पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है, ऋण, फिर आ रहा है धन। तो सेल के भीतर से गुजरते समय पहले ऋण टर्मिनल आ रहा है, फिर धन आ रहा है। पहले ऋण इलेक्ट्रोड आ रहा है, फिर धन इलेक्ट्रोड आ रहा है, या पहले कैथोड आ रहा है, फिर एनोड आ रहा है। इसलिए सेल का विद्युत वाहक बल लेंगे धनात्मक। तो ऋण से धन की तरफ गए तो सेल का विद्युत वाहक बल हो गया धनात्मक, यानी कि क्या आ गया, E2। और इस प्रकार से हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई है। आप अलग अलग बंदपाशों में अलग अलग खंडों को लेकर के उनमें ऐसी ही एक दूसरी समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल्स में, आप उनके मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो हमारा नियम होता है, इस नियम को KVL लॉ भी कहा जाता है। KVL यानी कि इसको कहा जाता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहा जाता है। और यह सिद्ध करता है ऊर्जा संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। किसके, यह करता है ऊर्जा संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है, तो मुझे लगता है आपको दोनों नियम अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में फिजिक्स बाय श्री कृष्णा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।